मॉर्निंग जागो लाहौर में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब, उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी बड़े ही अच्छे अंदाज से गुजारे होंगे, अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल भी रख रहे होंगे। बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ और बात करते हैं कुछ सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो मोटापे को 100 बीमारियों की जड़ कहा जाता है। एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ज्यादा मोटापा इंसान की जिंदगी को 8 साल तक कम करके कई दहाइयों पर मुहित बीमारियों का बाइस भी बन सकता है। आजकल के दौर में बेशतर अफराद अपने बढ़ते वजन से परेशान है और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि जल्द अज जल्द वजन कम कर लिया जाए और उसके लिए मुख्तलिफ तदाबीर भी इख्तियार की जाती है। मुख्तलिफ किस्म के डाइट प्लान इख्तियार किए जाते हैं। हालिया दौर में इन डाइट प्लान में एक तरीकाकार इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी वक्फे से रोजे रखना इंतहाई मकबूल हो रहा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के फवाइद के बाइस ये तरीकाकार आज पूरी दुनिया में मकबूल होता जा रहा है और बहुत सारे लोग बाकायदगी से इस डाइट की पैरवी भी करते हैं। डाइट के इस जदीद तरीकाकार पर अमल करने और इसके फवाइद कितने ज्यादा जरूरी हैं और इसे 2019 में वजन में कमी लाने के रुझान में मददगार साबित होने पर एजाज भी दिया गया है। इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है और डाइट का तरीकाकार कितना मुफीद है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस एक्सपर्ट हैं रहमान अब्बास। रहमान, खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। रहमान, आज हम बात करें इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से, क्योंकि हर कोई इसकी तरफ जाता जा रहा है। तो पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि डाइटिंग के तरीकाकार के बारे में और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या? जी, बहुत अच्छा सवाल है। पहले बात तो ये मैं क्लियर करूं कि ये है कि हम इसको करते क्या। हम इसको डिवाइड करते हैं सिंपल वर्ड्स में 2 मील्स में, सॉलिड मील्स में, और उसमें गैप होना चाहिए 8 आवर्स का। ठीक है। उसके बाद 16 जो आवर्स हैं वो हमने रखना है ब्रेक। अच्छा। हमने कुछ नहीं खाना। यस, पीना चलता है, पानी आपने पीना। 16 घंटे कुछ नहीं खाना? नहीं। अब इसको डिवाइड हमने कैसे करना है? अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, हमने सुबह 7 या 8 बजे उठना है, जो भी आपका टाइम है। अब उसमें आपने ग्रीन टी विथ लेमन। अच्छा। अगर मौसम गर्म है तो जाहिर बात है फिर कॉफी नहीं चलेगी, फिर यही चले। अब उसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है? आप सौंफ का पानी ले, चिया सीड 1 टीस्पून, आप इसको मिक्स कर लें, लेकिन रात का भिगोया हो। अच्छा। वो आप इसको एम्प्टी स्टमक आप ले सकते हैं। 7-8 बजे आपने ये खा लिए। उसके बाद आपका एक्चुअल मील अब स्टार्ट होगा, सॉलिड मील 11 to 12। अच्छा। अब उसमें आप सीजनल वेजिटेबल्स जो होंगी वो आपने करना है। लाइट साफ कार्ब का ले, उसमें आप ऐड कर सकते हैं चपाती। अब हमने सॉलिड मील ले लिया। अब 12 to 8 हमारा लास्ट मील होगा 8, बट इसके बिटवीन दरमियान में हमें भूख लग सकती है। अब 8 आवर्स हो गए। अब 8 आवर्स में आप स्नैक्स मील्स आप कर सकते हैं। कोई भी आप डिटॉक्स ड्रिंक जो सीजनल है वो आप बना के पी सकते हैं, जिसमें सौंफ ऐड कर लें, लेमन स्लाइस ऐड कर लें, क्यूकम्बर खीरा आप ऐड कर लें, उसका आप एक ड्रिंक आप पी सकते हैं। अगर नहीं तो सीजनल वेजिटेबल, जस्ट वेजिटेबल्स आप वो ले सकते हैं। अच्छा। अब उसके बाद हमारा सेकंड मील आएगा 7 to 8। इससे आपने डिले नहीं करना। 8 आवर्स का राउंड 8 आवर्स का गैप हो गया, 2 मील्स हो गए बिटवीन 8 आवर्स में। ठीक है। मीन्स के इंटरमिटेंट जो है वो हमने 2 सॉलिड मील्स में डिवाइड करना है 8 आवर्स। फर्स्ट 11 to 12 और जो लास्ट मील हमारा होगा 7 to 8 होगा। अब उसमें आपका सिर्फ प्रोटीन डाइट हो। अच्छा। वो प्रोटीन हमने वेजी से कंप्लीट करनी है, या चिकन कबाब या चिकन पीस या बोनलेस, जो भी है उसको आप स्टिर फ्राई, सिंपल। अच्छा, एक बात मैं क्लियर करूं कि इसमें नॉर्मली लोग सोचते हैं कि डाइट प्लान का मतलब ये है कि कुछ भी आप ऐड ना करो, बॉयल चीजें आपने खानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको लाइट से स्टिर फ्राई कर सकते, ब्लैक पेपर में आप ऐड कर सकते हैं उसमें। उसके अलावा ग्रीन चिली, रेड चिली कम, ग्रीन चिली आप उसके साथ स्पाइसी आप कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन चिली भी पार्ट प्ले करती है फैट लॉस में। ठीक है। अब हमने बॉडी को सिर्फ एनर्जी लेवल का मैक्सिमम 12 to 1000 जो है ना कैलोरीज हमने पर डे दी हैं। मींस के मॉडरेट लेवल सिर्फ हमारी रिकवरी होगी। ठीक है। अब इस पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। अब इसके साथ जब हम वर्कआउट ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ना एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होना शुरू हो जाती है। दैट्स अ मेन सिंपल थ्योरी कि है क्या, 2 मील्स में डिवाइड करना है और उसके बाद लेस कैलोरीज जो फूड है, वाटर इनटेक ज्यादा होगा, क्योंकि वाटर बेसिकली गुड फैट बर्नर है। जो नॉर्मली लोग सोचते हैं कि पानी पीना बंद कर दो, जबकि सबसे बड़ी गलती है। उसके बाद अगर पानी कम पीते हैं तो बॉडी जो है ना फ्लफी टाइप, फ्लैबी टाइप होना शुरू हो जाती है, लूज होती है, कम फील होती है लेकिन लूज होती है, शेप में नहीं होती। अच्छा। अब उसमें बेस्ट ये है कि
वाटर बेस्ट फैट बर्नर है नेचुरल। बिल्कुल ऐसे ही है। और रहमान, किस टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए? रूम टेम्परेचर या ठंडा पानी भी पी सकते हैं? मॉडरेट लेवल आप पी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मौसम जो है समर है, अब स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो उसमें ये है कि क्योंकि मैं भी वैसे चिल पानी पीता हूँ। अच्छा क्योंकि जो लोग डाइट कर रहे होते हैं ना, वो तो इज्तनाब ही करते हैं कि वो ठंडा पानी ना ही पिए। नहीं, अब उसमें बेस्ट वे ये मैं बताऊं कि आप वर्कआउट रखें, डाइट अच्छा। अपना पैटर्न ठीक रखें, इसमें वाटर इतना पार्ट प्ले नहीं करता कि बहुत ज़्यादा चिल होना चाहिए या वार्म होना चाहिए, मॉडरेट लेवल, क्योंकि मूड आपका चेंज करता है। और ड्यूरिंग वर्कआउट भी प्लीज पानी पीना स्किप ना करें, ½ लीटर तक आप सिप आप पी सकते हैं। अच्छा, ठीक क्योंकि है। इससे भी जो ना फैट बर्निंग प्रोसेस स्लो होता है कि जब आप वाटर आपके अंदर जाना नहीं है, फ्लश आउट होना नहीं है, कुछ स्वेटिंग होगी या फ्लश आउट होगा, ठीक है। टू इजी वे, हाँ। जो नेचुरली। अब पानी आपने पीना नहीं तो फ्लश आउट कैसे होगा? एग्जैक्टली। आपने खा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो फ्लश आउट कैसे होगा? या तो स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग के बाद या तो फ्लश आउट होगा। तो ये दो प्रोसेस हैं जिससे फैट बर्निंग प्रोसेस रिदम एक आता है। तो इसलिए प्लीज पानी पीना जो है ना आप बंद ना करें। और बहुत से लोग रहमान शिकायत भी करते हैं कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे स्टमक में दर्द होती है, इसकी क्या वजह है? Yes, अगर हमने पानी पिया हो तो दरमियान में, एक्सरसाइज के दरमियान में? नहीं, उसमें मैंने मेंशन किया है कि 7 सिप आपने पानी पीना, अच्छा। जिसको हम वाटर ब्रेक कहते हैं। मैंने वर्कआउट किए, हाँ। मैंने एक अपना सर्किट कंप्लीट किया, ओके आई एम टायर्ड, मुझे फील हो रहा है कि मैं थोड़ा सा थक गया हूं, मैं 1 से 2 सिप पानी पीऊंगी। ये नहीं कि एक गिलास ढक से अंदर अपने। अच्छा, सिप हाँ, सिप करके पानी yes, पीना है, सिप ठीक सिप। है। आप उसको डिवाइड करते हो 45, जितना भी आपका वर्कआउट स्केड्यूल है, आप सिप करते हो तो ½ लीटर आपका जो है ना वाटर इनटेक हो जाता है। अच्छा। अगर एकदम से मैं पी लूंगा, ऑब्वियसली स्टमक में जाना है, बॉडी में जाना है, तो एकदम भारी सा फील होगा। तो कोई भी मैं वर्कआउट करूंगा, हाँ। एब वर्कआउट करूंगा तो भारी सा फील होगा, तो एकदम लगेगा पता नहीं क्या वॉमिट टाइप फील हो रहा है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। इसलिए सिप पानी पीना है, जिसको हम वाटर ब्रेक कहते हैं। हाँ। बस एक रिदम मेंटेन करनी है, क्योंकि गला खुश्क होगा, टायर्ड से आप फील होगे, थके होगे, तो इसलिए 1 or 2 सिप, दैट्स इट। और ये जो हम इंटरमिटेंट डाइटिंग की बात कर रहे हैं रहमान, ये इसका तरीकाकार कितना महफूज है और कौन कौन सी उम्र के जो लोग हैं ये कर सकते हैं? 110% अच्छा। महफूज है, क्योंकि पर्सनली कोई भी चीज ऑन एयर यहाँ पे बैठ के मैं वही बताता हूँ जो प्रैक्टिकली मैंने की हो। 110% सेफ है, मेल फीमेल कोई भी कर सकता है, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट भी कर सकते हैं, अच्छा। यूरिक एसिड वाले पेशेंट भी कर, क्योंकि डाइट आपकी कंट्रोल है, आपने मॉडरेट लेवल पे खाना है, वेजिस भी आपने रहना है, तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपका वेट कंट्रोल में रहता है, और वेट कंट्रोल होगा उसके बाद फिर कट डाउन होता है। डायबिटिक हाँ। पेशेंट, यूरिक एसिड वाले, क्योंकि उनकी भी डाइट कंट्रोल रहती है, और उसके बाद वाटर इनटेक ज्यादा होता है तो चीजें जो है ना फ्लश आउट होती हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही है। इन पर्सन्स के लिए 110% सेफ है, नॉर्मली भी, और कोई भी मेल फीमेल इसको सेफली इसको कर सकता है। लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम सिर्फ दिन में 2 ही मील लेंगे तो हम तो फिर डाइट वजन कम करने के बजाय कमजोर हो जाएंगे। नहीं, इसको देखें, हमने डिवाइड किया है एक स्नैक्स मील में, हमने 2 मील्स अपने लिए। मॉर्निंग हमने जो ना ग्रीन टी लेमन उसमें ऐड कर लिया, कॉफी मैं इस मौसम में रिकमेंड नहीं करूंगा। अच्छा, ठीक अगर है। किसी को सूट करती है तो ठीक है, लेकिन लेमन और ग्रीन टी आप इसको एक मिक्सचर बना के या जो भी है सिंपली होममेड कर सकते हैं। वैसे होममेड पर्सनली क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, तो इसलिए जो साशे वगैरह मिलते हैं कंपनीज के वो बेटर है, क्योंकि आपने बूस्टिंग करनी है, एक एनर्जी लेवल चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। 2 मील्स आपके हो गए। एक फैट बर्निंग प्रोसेस करने के लिए 1000 to 1200 कैलोरीज पर डे चाहिए, वो हमने अच्छा। 2 मील्स में डिवाइड हो गई हैं। ठीक है। अब उसमें 700 to 800 रह जाएंगी, 400 हमारे वर्कआउट में बर्न हो जाएंगी। अच्छा, दैट्स अ सीक्रेट। तो रहमान, आपने जैसे बताया कि 2 इसमें मील होते हैं, तो एक तो सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करना है और दूसरा हम लोगों ने 7 से 8 बजे के दरमियान एक मील लेना है। तो इसमें कितना हम लोगों को खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए कि हमारे प्रोटीन्स और जो कार्ब्स हैं वो पूरे हो जाए? ट्रू। अब उसमें नॉर्मली ये है कि 70-80 जो केजी के पर्सन हैं, नॉर्मली फिगर तो यही होती है, या उसके बाद 100+ हैं, तो उनमें बेस्ट वे ये है कि एक सिंपल जो मैं लंच का बताऊंगा, जो फर्स्ट मील है बीन्स सैलेड ठीक आप है। कर लें। बीन सैलेड आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन बीन्स नॉर्मल हो क्योंकि वो कार्बोनेटेड होते हैं। ठीक है। वेजेस आप जितनी मर्जी जितना भी आप खा सकते हैं, आई थिंक एक बिग बाउल वो अच्छा। होना चाहिए। हाँ। अब उसमें चिकन पीस आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। प्रोटीन, ग्रीन प्रोटीन आपका वेजी से कंप्लीट हो गया। सेकेंडली मूड चेंज करने के लिए सेकंड प्रोटीन आपका चिकन हो गया। ओके। एनर्जी बूस्टिंग करने के लिए बीन्स उसमें ऐड हो गए।
हमारा एनर्जी लेवल, एक बाउल में राउंड जो है, अगर मैं एक पीस ऐड करता हूँ, वेजीज ऐड करता हूँ, 20 to 30 ग्राम प्रोटीन उसमें आ जाता है। ठीक है। अब सेकंड मील हमारा डिनर आएगा, उसमें 20 to 30 हो जाएगा। उसके बाद डिटॉक्स ड्रिंक हमने पिया है, उसमें लेमन स्लाइसेस, सौंफ आ गया। सौंफ बेसिकली मेटाबॉलिज्म तेज करने के लिए होता है। ठीक है। और क्यूकम्बर जो है हमारा मूड चेंज स्विंग होता है, तो उसको कूल डाउन करने के लिए। ठीक है। लेमन जो ऑब्वियसली विटामिन सी और फैट बर्निंग प्रोसेस में भी है, क्योंकि देखना यह है कि कोई भी फैट बर्निंग प्रोसेस है उसमें आपका मेटाबॉलिज्म, लिवर और स्टमक सही काम करना चाहिए, तभी जाके ये चीजें जो है ना कट डाउन होती है। ठीक है। हमें इस सिस्टम को देखना है। जब हम इस सिस्टम को समझ जाते हैं, स्टमक, लिवर और मेटाबॉलिज्म को, ऑटोमेटिकली हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जब हम लोगों ने डिनर करना है, उसमें क्या क्या चाहिए होंगी हमें चीजें? यस, अच्छा, उसमें एक चीज मैं और ऐड करूं, क्योंकि राइस का समटाइम दिल करेगा, तो इसको वंस अ वीक आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो भी स्मॉल बाउल, जिसको हम चाइनीज बाउल कहते हैं, नॉर्मली स्मॉल प्लेट आप ऐड कर सकते हैं, बट वंस अ वीक। अच्छा, एक हफ्ते में एक दफा, ज्यादा नहीं ऐड करना है। हाँ। लेकिन अब उसमें लंच डिनर में हमने क्या करना है, एक स्मॉल आप 250 ग्राम चिकन पीस ग्रिल आप कर सकते हैं, उसके साथ आप लेमनेड ऐड कर सकते हैं, पाइनएप्पल जूस आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पाइनएप्पल जूस आपके जो कह ले कि स्लीपिंग डिसऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए, आपका शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए परफेक्ट है। तो अच्छा, पाइनएप्पल जूस आप ऐड करें, लेकिन शुगर ऐड नहीं करें, इसका नेचुरली, क्योंकि इतना वो स्वीट होता है कि तो इसलिए ये बेस्ट है कि इसको और फ्रोजन नहीं लेना, इसको आप फ्रेश लेना या फ्रेश लेना है, क्योंकि फ्रोजन में फिर भी उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया होता है, कुछ चीजें ऐड की होती है, तो इसलिए जो है फ्रेश बेस्ट है। लेमिनेट कर सकते हैं, पाइनएप्पल जूस कर सकते हैं, उसके बाद आप स्मॉल प्लेट सैलड और एक चिकन पीस 250 ग्राम का राउंड, क्योंकि 250 ग्राम कुकड होकर 200 ग्राम रह जाएगा, तो बेस्ट मील है ये, क्योंकि इस सीजन समर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीजें जो हैं आपके एनर्जी लेवल, क्योंकि 1000 to 1200 कैलोरीज एक मॉडरेट लेवल रखना होता है, जिसमें से वर्कआउट करते हैं 600 to 700 कैलोरीज हमारा एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए रह जाता है, बाकी वर्कआउट में बर्न हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली ये चीजें जब रिदम में आती हैं, तो हमें विद इन 1 वीक रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, और इसमें जो सबसे बेस्ट बात बताऊं कि जो नॉर्मली होता है कि कोई भी डाइट प्लान डिफरेंट जो दूसरे हैं, अगर वो फीमेल्स करती हैं तो उन्हें हार्मोनल इशू या डिफरेंट इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, इनर स्ट्रेंथ जो ना वीक फील होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बेस्ट वे है, इजी है, सेफ है, ये सबके लिए सेफ है, ये हर कोई कर सकता है। और दूसरा रहमान, सब कहते हैं कि अगर हम लोग डाइटिंग कर रहे हैं, इस तरह का डाइट प्लान कर रहे हैं, तो फिर वर्जिश करना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। ये दोनों इंटरलिंक हैं, और कितना जरूरी है वर्जिश? ये इंटरलिंक इतना है, जैसे मैं एक हाथ को दूसरे हाथ में ऐसा ग्रिप कर लूं, जैसे सांस लेना जरूरी है, इतना जरूरी है। और मैं आपको बताऊं कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। हम खा लेते हैं, यस, मोस्टली जो है 60 to 70% लोग यही सोचते हैं कि यस हमने डाइट कर ली। देखें, डाइट कैलोरी ये हमने कर ली, कैलोरीज बर्न होगी, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन बॉडी शेप अप, बॉडी रिदम में कैसे आएगी? वर्कआउट से आएगी। मसल फ्लेक्सिबल रिदम में कैसे आएंगे? वर्कआउट से आएंगे। हमारी मोर कैलोरीज शेप अप बर्निंग के दौरान कैसे होंगी? वो भी वर्कआउट से आएंगे। तो इसलिए जितना खाना पीना जरूरी है किचन से, इसी तरह वर्कआउट करना भी जरूरी है। ठीक है। वैसे भी एक मैं समझ लूं कि ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये इबादत है। एक इबादत आप अल्लाह ताला को याद करते, दूसरी इबादत अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, और अपनों के साथ जोड़े रखें। अपनों की सेहत बहुत जरूरी है, तो इसलिए अपनी सेहत अच्छी होगी तो आप दूसरों को मोटिवेट कर सकोगे। तो इसलिए ये चीज इतनी ही जरूरी है। ये समझे कि दूसरों की खुशी के लिए आपको ठीक रहना जरूरी है, अपने लिए ठीक रहना जरूरी है, ताकि आने वाले वक्त को आप जो भी सिचुएशन है उसको फेस कर सकें। तो इतना ही जरूरी है, इसलिए इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है। डाइट प्लान के साथ एक्सरसाइज करना लाजिम है, मस्ट है। तो किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं? मतलब अगर हम घर पर करना चाह रहे हैं इस डाइट प्लान के साथ, तो वो लड़का या लड़की किस तरह की एक्सरसाइजेस कर सकता है घर में? जिस तरह की अभी सिचुएशन चल रही है, हमने उस बात को भी तो फोकस करना है। नॉर्मली हर एक के पास सामान नहीं होता, मेजोरिटी जो है। अब उसमें बेस्ट वे ये है कि बॉडी वेट ट्रेनिंग हमने करनी है, लाइट्स ऑफ रिदम। फर्स्ट 15 मिनट्स, आई थिंक 15 मिनट्स इनफ है बॉडी को रिदम में लाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। फर्स्ट स्टेप, क्योंकि हमारे पास स्टेयर स्टेपर नहीं है, कोई ऐसी मशीन नहीं है घर में, उसका बेस्ट वे ये है कि आप सीढ़ियां चढ़ें, उतरे, ये बॉडी थोड़ी रिदम में आ जाएगी। उसके बाद
सिंपल इजी वर्कआउट, राइट एंड लेफ्ट बॉडी वेट ट्रेनिंग, जिसको योगा वर्कआउट भी कहते हैं, हमारे बहुत से प्रोग्राम में और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको शेयर किया गया है। तो वो इजी वर्कआउट है जिसको आप एक स्केड्यूल, एक रूटीन में बना के एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस तरह एक पैटर्न सेट कर लें और बॉडी वेट ट्रेनिंग हम कर सकते हैं। ठीक है। और इजी है, इसमें कोई आपको कह ले कि रेजिस्टेंस बैंड, कोई डंबल, कोई बार, कोई मशीन, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। हमारा बॉडी वेट ट्रेनिंग ही एरोबिक वर्कआउट में आएगा जिसको हम रिदम से कर सकते हैं। और इसका जो सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि वो ये है कि हमें कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। नॉर्मली होता है कि यार नहीं मैं ये उठा नहीं सकूंगा, मैं ये कर नहीं सकूंगा। हाँ। तो एक हमारे दिल में ना एक फियर सा होता है कि शायद मैं ये कर ना सकूं। तो ये डर तो पहली बात तो खत्म हो जाएगा। यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मैं इसको इतना कर सकता हूँ। एक तो कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है, अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, हम रिदम में आते हैं। ये नेचुरली जो लोगों की बातें, क्लाइंट्स की बातें हैं, जो लोगों से मैं सुनता हूँ, ये वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। होता ही है कि मैं कर नहीं सकता, मैं कर नहीं सकती, जो भी है, लेकिन आप करेंगे। फर्स्ट आप फेल होंगे, सेकंड आप थोड़ा रिदम में आएंगे, थर्ड ऑटोमेटिकली आपको लगेगा यस ये तो बहुत इजी था, मैं कर लिया। तो आपका बॉडी वेट ट्रेनिंग ही आपके लिए एक वेट सर्कल आपका बनता है जिसको आप रिदम के साथ कर सकते हैं। सिंपल 5 एक्सरसाइजेज आप चूज कर ले, सिंपल बॉडी वेट ट्रेनिंग में। उसमें वेट की जरूरत है। उसमें एक चीज ये भी होती है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मुझे कोई मसल इंजरी होगी, क्योंकि वेट ट्रेनिंग में होता है, बॉडी वेट ट्रेनिंग में नहीं होगा। 5 एक्सरसाइजेज आप चूज कर लें, उसके 3 सेट्स आप करें। ठीक है। 1 मिनट की ब्रेक के बाद ऑटोमेटिकली 1 मिनट ब्रेक आप इसको कम करते जाएं। 40 सेकंड पे लें, 30 सेकंड पे लें, ऑटोमेटिकली आपका स्टेमिना नोट कर लें। विद इन 1 वीक आपको लगेगा कि यस आई एम इम्प्रूव और मुझे और चेंज लाना चाहिए और नेक्स्ट लेवल पे करें। 5 एक्सरसाइजेज पर डे आपने करनी है। और रहमान, बहुत से लोग हैं वो प्री वर्कआउट भी करते हैं और उसके बाद फिर जब वर्कआउट करने के बाद फिर प्रोटीन शेक्स भी लेते हैं, तो ये ज़रूरी है? प्रोटीन, अच्छा प्री वर्कआउट की बात करो। प्री वर्कआउट इसलिए ज़रूरी है कि ये ज़रूरी नहीं, आप होममेड भी आप बना सकते हैं। सप्लीमेंट्स क्यों ज़रूरी, ये क्वेश्चन में बाद में इसका आंसर मैं देता हूँ। प्री वर्कआउट में आप सिंपली होता ये कि हमें एनर्जी बूस्टिंग चाहिए, जिसमें आप ग्रीन टी आप ऐड कर सकते हो, 1 एग आप ऐड कर सकते हो, 1 एप्पल आप ऐड कर सकते हो, 4-5 आलमंड्स, बादाम वो आप ऐड कर सकते हो एज अ प्री वर्कआउट। ठीक है। लेकिन लिक्विड फुली लोड नहीं करना, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो, कोर वर्कआउट करते हो, तो आपका स्टमक जो है ना भारी सा फील होता है। बिल्कुल। तो इसलिए आपने सॉलिड मील आपने लेना है, 1 एप्पल, 4-5 आलमंड्स, 1 एग, मेल फीमेल कोई भी होममेड जो बना हो, सिंपली वो सैलड बाउल आप ले सकते हैं। इसको आप प्री वर्कआउट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। पोस्ट वर्कआउट क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है, उसमें हमें लिक्विड फॉर्म बेटर रहता है। अच्छा। फौरन डाइजेस्ट हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, हमें एनर्जी मिले। उसमें स्मूदी आप कर लें सीजनल, वैसे पीच अभी आया है, वाटरमेलन, इसको आप मिक्स करके एक आप स्मूदी बना सकते हैं, वो एनर्जी के लिए बेस्ट है। अच्छा। अब प्रोटीन क्यों जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट बिगनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो प्रोटीन वगैरह ले। प्रोटीन लेवल थोड़ा सा प्रो लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे आता है कि हमने एक लेवल को अचीव कर लिया, अब हमें एक्स्ट्रा फूड चाहिए जो हमारे स्नैक्स मील्स में हो। ठीक है। तो वो आप बॉक्स में या जो भी प्रोटीन फार्म में मिलता है सप्लीमेंट्स में, तो आप वहां से लेते हो। लेकिन वो प्रोफेशनल लेवल पे है, बिगनर इंटरमीडिएट लेवल इस तरफ ना आए, मनी वेस्टेज है। मैं ये बेस्ट यही वे बताऊंगा कि आप ऑर्गेनिक होममेड जो प्रोटीन लें, क्योंकि इसी को हम लॉन्ग टर्म हम खा सकते हैं। प्रोटीन बॉक्स खत्म, फिर आपने पैसे जोड़ने हैं, फिर आपने लेना है, फिर 10 to 15,000, क्योंकि वो डॉलर रेट के हिसाब से, फिर आपने इतने पैसे लगाने। तो इसका बेस्ट वे ये है कि जिसको हम जिंदगी में रूटीन में चला सकते हैं, ठीक है, तो वो हम ऑर्गेनिक होममेड प्रोटीन वो ज्यादा बेहतर है और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप फिट भी रह सकते हैं। रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, फिटनेस एक्सपर्ट है। रहमान, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी अच्छी अच्छी टिप्स देकर जा रहे हैं। जनाब, हम इंटरमीडिएंट फास्टिंग के हवाले से बात कर रहे थे और रहमान ने बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं कि किस तरह आप घर पर रहकर ये तरीकाकार अपना कर अपने वजन को कम कर सकते हैं। तो ज़रूर अपनाइएगा। और भी आपसे बातें करनी है, लेकिन यह वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड वेरी गुड मॉर्निंग जनाब। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं मोहलिक वायरस के हवाले से। तो कोरोना वायरस ने न सिर्फ हमारी सेहत पर इंतहाई बुरे असरात मुरतब किए हैं, बल्कि हमारी मौशी और समाजी जिंदगियों को भी बुरी तरह मुतासर किया है। कोरोना वबा की वजह से हजारों लोगों की नौकरियां चली गई, हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग बेरोजगार हुए, कारोबारी हजरात को बुरी तरह धचका लगा है और ये सिलसिला अभी भी नहीं रुक रहा। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी लहर ने जीना अजीरन कर रखा है हमारा, और ये सिलसिला ना जाने कब रुकेगा। अब हमें अपनी जिंदगियां मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक ही मेरे ख्याल से ढालनी होंगी। पोस्ट कोविड ऑर्डर के लिए खुद को तैयार करना होगा, नए हुनर सीखने होंगे, ऐसे स्किल्स में महारत हासिल करनी होगी जो हमारी मौशी सूरत हाल को बहाल कर सके, नौजवानों को रोजगार मैसर आ सके, कम वक्त में ज्यादा आमदनी हासिल की जा सके। हमें आने वाले दौर और नौजवान नस्ल के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कौन कौन से नए स्किल्स सीखने की अहम जरूरत है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया मसूद हैं, स्किल्स डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं और करियर काउंसलर भी हैं। सादिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच। क्या हाल है आपके? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सादिया, हम देख रहे हैं कि कोरोना के इस दौर में बहुत से लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं। तो कोरोना ने हमारी जॉब पैटर्न भी बहुत ज़्यादा चेंज करके रख दिया है। तो अब हमें कौन कौन से जो स्किल्स हैं वो डेवलप करने की या सीखने की ज़रूरत है? ऐसा है कि हम सब लोग ये देख रहे हैं कि 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, हम इस पेंडेमिक सिचुएशन में से गुजर रहे हैं। हम सब जब हम सब की बात करते हैं तो हम उसमें जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिजनेस ओरिएंटेड लोग थे, जो जॉबियंस थे, हर बंदा डिफरेंट एक मोड में इफेक्ट हुआ है। हाँ। अब द थिंग इज़ कि हमने अब इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी भी बढ़ी है, पहले भी थी, अनएम्प्लॉयमेंट तो थी, बट अब मज़ीद हुई है और मज़ीद होगी बिकॉज अब हमारे स्टूडेंट्स, आपने देखा है जो इस टाइम स्टडीज़ के हालात चल रहे हैं, वो किस तरह से किस नहज पे इस टाइम वो खड़े हैं। तो ये अब उनको देखने की ज़रूरत है कि दे आर नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, दे आर द फाउंडेशंस ऑफ आवर फ्यूचर। अब कोविड आ गया, ये पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हो गई, अब क्या करना है? क्या हमने हमेशा यही सोचते रहना है कि अब क्या करें, अब कुछ ना पढ़ाई हो रही है, एग्जाम्स होने हैं या नहीं होने? हम उसी सिचुएशन में खड़े हैं ना कि आइदर वी ऑन द डेविल साइड और द डीप ब्लू सी साइड, कि आइदर एग्जाम्स और नॉट एग्जाम, तो पढ़ें या ना पढ़ें। एग्जैक्टली। तो स्टूडेंट्स को अब ये सोचने की बजाय कि एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, पढ़ना है नहीं, उनको ये सोचना है कि वी हैव टू स्टडी टू get some education, to get educated, not for exams, not for results. तो students ने पढ़ना तो है. Why don't we take COVID-19 or this pandemic situation like the blessing in disguise? Exactly. Instead of calling it कि COVID आ गया, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, हम इसको पॉजिटिवली क्यों नहीं लेते कि हमें टाइम मिला, हम डिग्रीज के पीछे भाग रहे थे, एक सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर तीसरा, वो बस GPA आ जाए, CGPA आ जाए, जॉब CGPA पे मिलनी है. We were not, thinking about us improving our skill sets. तो ये टाइम अल्लाह की तरफ से हमें एक मिल रहा है कि हमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, वापस नहीं आना, वो आने जाने का ट्रैवलिंग टाइम हमारा, तो उसमें हमने पढ़ाई तो करनी है, डिग्री करनी है, उसके साथ साथ अपना स्किल सेट अब इम्प्रूव कर लें हम. ठीक है. स्किल सेट हमने इम्प्रूव किस तरह से करना है, हमने क्यों हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों स्किल सेट इम्प्रूव करने की जरूरत है? बिकॉज वी हैव टू जंप इनटू द प्रोफेशनल पूल. एग्जैक्टली. हाँ. चलो अब तो कोविड आ गया, तो मान लिया कि अच्छा कोविड की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं कर सकते हम. उससे पहले भी तो हमारे जितने भी ग्रेजुएट्स, लाइक 4.5 लाख ग्रेजुएट हर साल अप्रोक्सीमेटली ग्रेजुएट होता है, तो वो जो हम पहले भी तो पार्शली प्रिपेयर करके वो प्रोफेशनल पूल में वो जंप करा रहे थे उनको. तो अभी हम जब उनके पास टाइम है तो उनको हम जरा अच्छा पॉलिश कर लें, उनका स्किल सेट पॉलिश कर लें, सो दैट वो प्रोफेशनली जब जाएं तो ये जो उनका थोड़ा सा गैप आया है, एजुकेशनल गैप, वो कवर हो जाए उनके स्किल सेट के साथ. ठीक है. अब प्रोफेशनल स्किल सेट कौन सा रिक्वायर्ड है, जिसपे हमारे स्टूडेंट्स काम क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले हमारा आ जाता है हमारी कम्युनिकेशन. मतलब व्हेन यूनिवर्सिटीज वर ओपन, व्हेन स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर ओपन, तब भी हमारी कम्युनिकेशन पे काम नहीं हो रहा था, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं था. ठीक है. हम टाइम नहीं था ना, हमारे पास पढ़ाई की इतनी सारी सिलेबस कवर करना था, सब कुछ करना था. अब टाइम है तो हम अपनी कम्युनिकेशन पे काम करें. हम ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन बहुत सारे स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कर सकते हैं प्रमोट. लाइक देखें, व्हेन वी से कम्युनिकेशन, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन कम्युनिकेशन. उसमें हमारी प्रोफेशनली ईमेल राइटिंग आ जाती है. अच्छा. जो कि हमारी बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं. हमारे स्टूडेंट्स जब एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में, प्रोफेशनल पूल में जंप करते हैं तो उनको एक प्रोफेशनल ईमेल नहीं लिखनी. तो क्या सादिया आपको लगता है ये सिखाया नहीं जाता इंस्टीट्यूशंस में?
सिखाया जाता है, बट वही मैंने आपको बताया ना कि वही भेड़ चाल में हम लगे हुए हैं कि बस सीजीपी आ जाए, सिलेबस है, हाँ, आइदर आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, वो फील्ड है, या मैं मेडिसिन में जा रही हूँ, या मैं इंजीनियरिंग में जा रही हूँ, तो मुझे ना वो सीजीपीए चाहिए, मुझे वो सिलेबस कवर कराना है, क्योंकि सेमेस्टर का ड्यूरेशन शॉर्ट है। हमने वो सिलेबस इतना सारा हमने करिकुलम में अपना रखा होता है, और उसको हम बहुत शॉर्ट करके इवन उस टाइम में भी बहुत थोड़ा कर रहे होते हैं। तो ये स्किल सेट्स जो होते हैं बेसिकली, जो कि ऑन द टॉप प्रायोरिटी होने चाहिए, बिकॉज प्रोफेशनली यू नो इट कि हमारी स्किल्स ज्यादा मैटर करती है। हाँ। अब एक स्टूडेंट है, एक प्रोफेशनल है, उसको प्रोफेशनल ईमेल नहीं लिखनी आई, व्हाट यूज इट हैज, उसकी कम्युनिकेशन नहीं इंप्रूव हुई, फिर उसकी पब्लिक स्पीकिंग नहीं है। व्हेन वी से पब्लिक स्पीकिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, पब्लिक स्पीकिंग। तो हर कोई ये कहता है कि हमने जाके कोई लंबी लंबी प्रेजेंटेशंस नहीं दी। पब्लिक स्पीकिंग इज लाइक आइदर यू आर वर्क फॉर समवन, कि आप जॉब के लिए जा रहे हैं, और यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेटअप ऑफ योर ओन। ठीक है, तो आपको लोगों से मिलना है, आपने अपनी बात को डिलीवर करना है, अपने आइडियाज शेयर करने हैं, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें आप प्रेजेंटेबल, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव होनी चाहिए। अब पब्लिक स्पीकिंग तो हो गया, देन टीम वर्क, वी डोंट फोकस ऑन दैट कि हमें टीम वर्क नहीं आता। हमने समटाइम्स वी डोंट लाइक पीपल इन आवर सराउंडिंग्स, बट वी हैव टू वर्क विद देम बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर अ कॉमन कॉज, वी आर नॉट वर्किंग फॉर एन इंडिविजुअल कॉज। तो क्या सादिया आपको लगता है कि यहाँ पर अगर लाहौर की बात की जाए तो इस वक्त यहाँ पर कोई ऐसी इदारे हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत सारे इदारे हैं स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से काम कर रहे हैं, बहुत सारे इदारे हैं जो कि पहले ऑन कैंपस काम कर रहे थे, एंड नाउ डेज दे आर वर्किंग ऑनलाइन वो इस तरह के सारे स्किल सेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर आपकी टेक्निकल स्किल्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं। द पॉइंट इज, इस टाइम सीखना सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं है, सीखना पेरेंट्स को भी है। आज स्टूडेंट घर बैठा है तो पेरेंट्स नीड टू इनकरेज देम। ठीक है, वो जो हमारे पेरेंट्स भी कहते रहते थे कि तुम्हारे दोस्त का सीजीपीए ज्यादा आ गया और तुम्हारा काम आ गया, नाउ दे नीड टू अंडरस्टैंड एज वेल कि घर बैठा उनका जो बच्चा है वो ऑनलाइन टीचिंग, वो लर्निंग में तो चल रहा है, क्लासेस भी चल रही हैं, सब कुछ, उसका इतना टाइम है, तो उस टाइम को बेटर यूटिलाइज करने को उसको रिकमेंड करें, उसको ऐसे इंस्टीट्यूशंस में भेजें। लाइक ये पंजाब यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज विच इज ऑफरिंग सच काइंड्स ऑफ स्किलफुल कोर्सेज, एंड दे आर वेरी नॉमिनल इन प्राइस। ठीक है, तो बेसिक पंजाब यूनिवर्सिटी है। अदर देन दैट पंजाब यूनिवर्सिटी, डिफरेंट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूनिवर्सिटीज आर ऑफरिंग दीज कोर्सेज ऑनलाइन। तो पॉइंट इज कि वी नीड टू लर्न, वी नीड टू अंडरस्टैंड एज पेरेंट्स, एज स्टूडेंट्स, एज टीचर्स, कि दिस इज़ द टाइम, जिसको हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की बात कर रही थी, उसमें हम अगर इस कोविड के टाइम को यूटिलाइज कर लें तो आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि इंशाल्लाह जो हमारा कमिंग ईयर, जो एक ग्रेजुएशन के बाद हमारे ग्रेजुएट्स आएंगे पूल में, तो दे विल बी बेटर इन टर्म्स ऑफ। क्या सादिया, आपको क्या लगता है, आपके ख्याल में अब हर किसी की अलग अलग फील्ड होती है, हर कोई अलग प्रोफेशनल फील्ड से ताल्लुक़ रखता है, तो हर प्रोफेशनल शख्स को कौन कौन सी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए या सीखनी चाहिए, ताकि वो अपने करियर में, उसी करियर में तेजी के साथ तरक्की कर सके? यही स्किल्स जिनकी मैं अभी आपसे बात कर रही थी, बेसिकली दे ऑल आर प्रोफेशनल स्किल्स। लाइक इसमें आपकी कम्युनिकेशन आ जाती है, टीम वर्क आ जाता है, पब्लिक स्पीकिंग आ जाती है, आपकी टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज you must be knowing already before going to your professional life कि time management is very important। और हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट में सबसे वो लैक कर रहे होते हैं। उनको एक गोल मिला है, उनको एक असाइनमेंट मिली है, दे हैव टू फिनिश इट ऑन टाइम। उनको पता है, दे हैव टू सेट देयर गोल्स कि इतने टाइम में हमने ये अचीव करके देना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंट्री को, अपनी सोसाइटी को। टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। फिर उसमें हमारा वो आ जाता है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे यहाँ स्टूडेंट्स इतने क्या कह सकते, टैलेंटेड होते हैं, इतने क्रिएटिव होते हैं, बट वो फिर वो कन्फ्लिक्ट्स में आ जाते हैं, वो उन पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ टसल्स में, लेग पुलिंग में। सो दे मस्ट बी नोइंग कि कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया, हाउ वी आर गोइंग टू सॉर्ट इट आउट। बिल्कुल, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल स्किल्स। ठीक है, फिर आपकी लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल स्किल्स। क्या हर इंसान लीडर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होगा, बट द वर्क विच इज असाइन्ड टू हिम और हर इज अ लीडर ऑफ दैट थिंग। बिल्कुल ऐसे लीडर होने के लिए क्या सिर्फ एक आपका ऑरा नहीं लीडर वाला होना चाहिए, आपकी थिंकिंग, आपका थिंकिंग पैटर्न लीडरशिप, आपके गोल्स सेटिंग, आपकी लीडरशिप उसमें भी होनी चाहिए। आपने अपने टास्क को अपनी टीम के साथ किस तरह कंप्लीट करना है। सो दीज आर ऑल लीडरशिप क्वालिटीज। फिर आपकी आ जाती है इंटरपर्सनल स्किल्स, कि आपकी इंटरपर्सनल, आप लोगों के साथ किस तरह से मिल रहे हो, आपकी प्रेजेंटेशंस किस तरह से हैं, आप लोगों की आपका
मिलना जुलना किस तरह से है। अदर देन दैट आपकी हार्ड स्किल्स आ जाती है। ठीक है। ये तो सॉफ्ट स्किल्स हो गई हाँ। ना हमारी। हाइब्रिड स्किल सेट बेसिकली हाइब्रिड है। और सादिया, आजकल हम देख रहे हैं कि डिजिटल टूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हो चुका है इस बिल्कुल। वक्त। लेकिन यहाँ पर आपको लगता है किस चीज़ में हम लोग लैग कर रहे हैं? देखिए, अमेज़ॉन पे आप अर्न कर रहे हो या किसी हाँ। ई कॉमर्स के डिफरेंट पेजेस हैं, साइट्स हैं, आप ब्लॉग्स हैं जिनके ऊपर आप रन कर सकते। दे आर टूल्स, एक्चुअली दे आर डिजिटल टूल्स। बिल्कुल। अब उन टूल्स को बेटर यूटिलाइज करने के लिए आपका स्किलफुल होना जरूरी है। आपका स्किलफुल होना, अनटिल अनलेस आप स्किलफुल नहीं हो तो वो टूल्स आपके किसी काम के नहीं है। हमारे यहाँ बेसिकली ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि डिजिटल टूल्स है, पता चला कि कोई अमेज़न पे काम कर रहा है, कोई उसके ऊपर बहुत सारा अर्न कर रहा है, आपने भी जंप कर दिया इन स्पाइट ऑफ थिंकिंग कि आपके जो हैं वो आपके अंदर वो स्किल्स आपने डेवलप पहले की। हाँ। यही मैं कह रही हूँ कि अब इस टाइम पेरेंट्स ने भी तो मतलब इस चीज में स्कोप है, क्योंकि बिल्कुल, फ्रीलांसिंग में बहुत हमारा ज़्यादा, पाकिस्तान बहुत बहुत आगे ज़्यादा, जा रहा है, बहुत नौजवानों के लिए इसमें स्कोप है, लेकिन ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग में लैग कर रहा है। ट्रेनिंग में अब फ्रीलांसिंग करने के लिए हाँ। आपकी जो है आईटी स्किल्स बिल्कुल वो इम्प्रूव होने की जरूरत डेवलप है, होनी वो चाहिए। बहुत हाँ। डेवलप होने की जरूरत है। अब आईटी में क्या होता है, बिकॉज फॉर एग्जांपल आप ई लर्निंग तो कर रहे हो, हाँ। आप फ्रीलांसिंग में जा रहे हो, आप वैसे भी फिजिकली भी कहीं जॉब कर रहे हो, अपना खुद का कुछ सेटअप रन कर रहे हो, उसके लिए भी क्या जरूरत है कि बेसिकली आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक्सेल है। अब एक्सेल को जो कंसिडर किया जाता है हमारे यहाँ के सिर्फ फॉर्मूलाज लगा लिए हैं, हाँ। और वो कुछ टेबल्स बना लिए हैं, टेबुलर आपकी फॉर्मेशन होगी, दिस इज व्हाट एक्सेल इज। नो, एक्सेल इज नॉट दिस इज अबाउट इट। एक्सेल इज अ होल वर्ल्ड जिससे आपकी उसमें पिक्टोरियल आपकी उसमें रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, आप बहुत सारा अपना काम जो है उसके ऊपर सॉर्ट आउट कर सकते हो। उसके अलावा फिर आपकी एनालिटिकल स्किल्स, हम लोग एनालिटिकल नहीं रहे बिल्कुल भी। हम वो शायद दिमाग से सोचते नहीं और हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी जो है ये कामों को लेके या बिजनेस को लेके एडवेंचरस नहीं है, वो इस साइड पर आते नहीं है, वो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि 9 to 5 की जॉब हो? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए, क्यों mindset इस तरह का बन ये चुका हम है? सब ने सुना है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट्स। हाँ। हम रिस्क लेने से डरते हैं, घबराते हैं, और इस पे मैं मेरी एक एडवाइस है टुवर्ड्स पेरेंट्स कि हमारे पास ग्रेजुएट्स आते हैं, दे आर रेडी टू टेक द रिस्क, लेकिन उनको पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं होती। पेरेंट्स उनको स्नब कर देते हैं कि नहीं ये इतनी इन्वेस्टमेंट तुम ज़ाया कर दोगे, तुम डुबो आओगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। थोड़ी इन्वेस्टमेंट से भी काम शुरू किया जा सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट यू नीड मिलियंस एंड मिलियंस टू स्टार्ट अ सेटअप। छोटी इन्वेस्टमेंट से, टीम वर्क के साथ, अपनी अलायंस के साथ, कुछ लोगों के साथ मिलके आप अच्छा सेटअप स्टार्ट कर सकते हो। तो दिस इज द एडवाइस फॉर पेरेंट्स कि बच्चों को रिस्क लेने दें। हमारे बच्चों में इस वक्त कमी नहीं है टैलेंट की, दे आर टैलेंटेड, दे नो कि कहाँ इस टाइम स्कोप है और कहाँ जाना है। बस पेरेंट्स नीड टू टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस कि वो उसको एक टाइम ऐसा है कि आप कॉन्फिडेंस दें उनको, वो जो करना चाहते हैं उनको करने दें, रिस्क लेने दें। बिल्कुल ऐसा ही तो है। यहाँ हाँ। पे जो मेरी इंटरेक्शन होती है स्टूडेंट्स के साथ और जो काम करना चाहते हैं, बेसिकली यहाँ पे गैप पेरेंट्स की तरफ से आता है। पेरेंट्स की तरफ से भी आता है, और दूसरा आपने जब लीडरशिप की भी सादिया बात की है, तो हम ये भी देखते हैं कि तालीमी इदारे या जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, घर से भी हम सीखते हैं अपने वालिदैन से, तो आपको पूरा एतमाद नहीं करते, आपको बनाते नहीं, आप में कॉन्फिडेंस इतना कह लें कि पुट इन नहीं करते कि आपके ऊपर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि आप कुछ कर सकते हैं। तो अगर कोई आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा लेकिन खुद में भी एक कॉन्फिडेंस होना है, उसको किस तरह हम जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी कह नहीं है सकते हैं हमारे कि ढूंढ students सकते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई क्रिटिक कर रहा है, हाँ। आपको कोई तनकीद का निशाना बना रहा है, तो हमारा स्टूडेंट सारा मोरल वहीं डाउन कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही। हमारा यंग प्रोफेशनल अपना सारा मोरल वहीं छोड़ देता है, वो घर जाता है और कहता है मैं सुबह से जॉब पे नहीं जाऊँ। हाँ। मुझे तो इतनी क्रिटिक्स मिलती है हर टाइम। वाई डोंट वी टेक दैट क्रिटिक्स इन अ पॉजिटिव मैनर कि आपको तनकीद किस चीज़ पे की जा रही है कि अपनी इस चीज़ को ठीक करो, या तुम्हारे अंदर तुम जिस तरफ जा रहे हो तुम ठीक तरीके से नहीं, तुम्हारा तरीका सही नहीं है, उसको ठीक करने की बजाय फिर अगेन प्रोफेशनल स्किल सेट में फ्लेक्सिबिलिटी इज वन ऑफ द स्किल्स। ठीक है कि हम अपने ऊपर क्रिटिक्स को नहीं बेयर कर पाते, हमारे अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हमारे एंगर मैनेजमेंट नहीं है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल स्किल। आप कई दफ़ा बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन पहले या दूसरे स्टेप पे आप अपनी एंगर मैनेजमेंट की वजह से अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते, पेशेंस लेवल नहीं पेशेंस नहीं होता हाँ। आपके अंदर, आप छोड़ जाते हो। Exactly. आपने शायद वहाँ पे बहुत ज़्यादा नाम कमा सकते हो शायद उस फील्ड में, जिस भी फील्ड में हो, बस बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ पेशेंस और लैक ऑफ एंगर मैनेजमेंट। सो आई ऑलवेज से दिस थिंग टू स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली मेल स्टूडेंट्स जो हमारे मेल प्रोफेशनल्स हैं,
कि दे नीड टू लर्न एंगर मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी अपनी लानी इस है। लेवल में अगर बात की जाए तो फिर हमें कैरियर काउंसलिंग की कितनी ज़रूरत पड़ती है, वो चाहे हम स्टूडेंट्स के लेवल पर हों, वो चाहे हम कोई प्रोफेशनल बन चुके हों उसके लेवल पर हों, कितनी देखिए करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी लाइन जिसके ऊपर आप जा रहे हो वो लाइन बहुत पॉलिश्ड हो सकती है, उसको आप बहुत ज़्यादा उसमें अपने लिए सक्सेसफुल बना सकते हो, सक्सेस ओरिएंटेड बना सकते हो। छोटी छोटी सी सिर्फ चीज़ें हैं। और करियर काउंसलिंग या करियर एडवाइजरी बेसिकली काम यही करती है कि वो जिसको हम एक मुहावरा बोलते हैं नोक पलक संवारना। हाँ। तो हमारे अंदर टैलेंट है, हमारे स्टूडेंट्स भरे हुए हैं टैलेंट से, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी टू वर्क टुवर्ड्स वर्क। तो उनकी बेसिकली काउंसलिंग करने की जरूरत, यही लीडरशिप स्किल्स, ये फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी प्रोफेशनल स्किल्स, उनकी राइटिंग स्किल्स, हम रीडिंग हमारी अच्छी नहीं है हमारे स्टूडेंट्स की, तो उनकी वो रीडिंग स्किल्स, उनके अंदर वो पोटेंशियल, उनके पोटेंशियल को बाहरना। सो दीज आर ऑल स्किल्स, सॉफ्ट साइड स्किल्स प्लस हार्ड स्किल्स। ठीक है। जो प्रोफेशन वो फॉलो करें, आइदर मेडिसिन है और कॉमर्स है, या वो सेक्रेटरी हैं, दे आर वर्किंग एज अ सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी समवेयर, तो यहाँ उनकी डिग्री भी बिल्कुल फजूल नहीं है। हाँ। ठीक है, यहाँ पे जो उनकी डिग्री, जो उनकी एजुकेशन, जो उनका वो नॉलेज है, जो बेसिकली वो 6-8 साल पढ़ के आ रहे हैं, उनका नॉलेज वहाँ काम आना है। इट्स अ हाइब्रिड स्किल सेट ना, और साथ में उनकी ये सॉफ्ट साइड स्किल्स ऐड हो गई, तो आई मीन नो वन कैन स्टॉप देम टू फ्लरिश इन दिस। तो आपको लगता है यहाँ पे करियर काउंसलिंग का रुझान बढ़ता जा रहा है? अब हो रहा है, अच्छा। बट आई जस्ट सो वांट टू से टू पेरेंट्स, अगेन वो अपना जो शौक है, अपनी जो ख्वाहिशात हैं, वो अपने बच्चों के सर पे थोपे नहीं, उनको बताएं नहीं कि इधर जाना है। हाँ। वो उनको एक चौक में लाके खड़ा कर दें और बोलें अब तुम्हारी मर्जी है, तुमने जिधर जाना है उधर जाओ और हम तुम्हारे साथ हैं। ये कॉन्फिडेंस उनको घर से मिले, करियर काउंसलिंग उनको उनके यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, स्कूल्स से मिले। क्या अब तो ये इंस्टीट्यूशंस में करियर काउंसलिंग के सेंटर्स बन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये करियर काउंसलिंग सेंटर्स हैं, और अब अवेयरनेस में आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय स्टूडेंट्स नाउ कि उनके अंदर ये अवेयरनेस इस तरह से आती है, दे कम टू अस अच्छा, ऑन देयर ओन, खुद आते एंड दे हैं, वांट टू आस्क। हमें शुरू में हमें उनको पुश करना पड़ता था, उनको हमें जाके सेमिनार्स करने पड़ते थे, स्टूडेंट्स के साथ उनसे बात करनी पड़ती थी, सी दिस इज द थिंग यू नीड टू नो। बट माशाल्लाह दे आर इम्प्रूविंग इन अ वे। मैं तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हर चीज में ढूंढती हूँ। मैं कहती हूँ कि बजाय इसके कि हम यही रोते रहें कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, कोविड आ गया, पेंडेमिक सिचुएशन आ गई, हम इसमें से भी अपने लिए पॉजिटिविटी कैसे निकाल सकते हैं, exactly, हमारे पेरेंट्स किस तरह से इसमें पॉजिटिविटी निकाल सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स किस तरह से निकाल सकते हैं, टीचर्स, प्रोफेशनल्स। तो बेसिकली हर टाइम का एक अपना ऑरा होता है, तो इस टाइम को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली। सो दिस इज द थिंग दैट आई सादिया, बहुत से ऐसे भी नौजवान होते हैं जो अपनी आला तालीम नहीं किसी भी वजह से हासिल कर सकते, तो उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? वो किस तरह अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, अपनी जो फनी स्किल्स हैं उनको आगे लेके जाके? आप ये देखें कि हर स्टूडेंट, इट्स नॉट नेसेसरी अनफॉर्चुनेटली कि वो हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। बहुत सारे अपनी मेट्रिकुलेशन के बाद, बहुत सारे इंटरमीडिएट के बाद, दे हैव टू स्टॉप देयर एजुकेशन, नो मैटर व्हाट दे आर इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन और नॉट, लेकिन उनको रोकना पड़ता है ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। तो उसके बाद क्या उनका कोई हक नहीं है कि वो एक अच्छी बेहतर जिंदगी गुजार सकें, उनकी वो अपनी आमदन को बढ़ा सकें? तो अगेन देयर आर स्किल्स लाइक आपकी जो आप बेसिकली फिर वो आईटी स्किल्स की तरफ जाएं, ठीक है, वो अपनी आईटी स्किल्स को इम्प्रूव करें, वो ई कॉमर्स की तरफ जाएं, वो ई लर्निंग की तरफ जाएं, वो फिर अपना जो है वर्किंग ऑन देयर ओन, वो अपने पेजेस रन करें, वो अपने अपना कोई सेटअप स्टार्ट करें। तो इन स्किल्स पे काम किया जा सकता है और वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी अर्निंग को। हाँ, और दूसरे सादिया, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें और अदर ममालिक की बात करें, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर प्लम्बिंग के भी कोर्सेज किए जाते हैं, ड्राइविंग, शेफ हो गए, इस तरह के आपकी ब्यूटिशियन के आपके होते हैं, आपकी गार्डनिंग के आर महसूस की जाती है इस तरह के काम करने में। बिल्कुल, वहाँ गार्डनिंग के कोर्सेज होते हैं, वहाँ पे आप ये देखें कि जिसको हमारे यहाँ पे मोची कहा जाता है, तो बेसिकली शू मेंडिंग ऑफ मल्टीपल थिंग्स, ये बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। ठीक, अगेन वही हमारे यहाँ एक स्टेटस को बन चुका है। अच्छा, कि चूंकि मेरे बाप दादा ने ये काम नहीं किया,
हमारी फैमिली में ये काम किसी ने नहीं किया तो हम नहीं करेंगे, या अगर हम करना भी चाहते हैं, अगेन मैं स्टूडेंट साइड पे हूँ कि वो करना भी चाहते हैं तो उनके फैमिली सपोर्ट उनको अलाउ नहीं किया जाता। सो आई श्योरली रिक्वेस्ट माय पेरेंट्स के, जो हमारे पेरेंट्स हैं उन सबको, हमारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, उन सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपका बच्चा जो करना चाहता है उसके अंदर वो जो स्पार्क है उसको एक दफा इग्नाइट करें, होने तो दें, देखें फिर उसके अंदर से एक चांस तो देके देखें वो जो करना चाह रहे हैं। उनको आप काउंसलिंग करें, उनकी बात सुने, उनकी बात समझें और उनके साथ दें, तो फिर आप देखें कि आपका बच्चा जो आपको देखने में बिल्कुल निकम्मा या नालायक लग रहा होता है, उसके अंदर वो अल्लाह ताला ने कितनी खूबियां छुपाई हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सादिया, हमने यहाँ पे देखा है कि एक माइंडसेट है कि बचपन से ही बच्चों को कहा जाता है आपने या तो इंजीनियर बनना है, या डॉक्टर बनना है, या फौजी बनना है। इस माइंडसेट से किस तरह लोगों को निकाला जाए? देखिए, ये तो मैं फिर बात घुमा के फिर वहीं पे लेके आ रही हूँ कि फौजी बनना है, ये डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, ये तो है बेसिक्स। ठीक है, बहुत छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स भी तो है ना, मतलब ऑब्वियसली आप आर्टिस्ट बन सकते हैं, पेंटर जो बन डॉक्टर सकते बन हैं। रहा है उसको पढ़ा कौन रहा है? टीचर। हाँ, सही है। जो फौजी को ट्रेनिंग दे रहा है तो वो डिफरेंट ट्रेनर्स हैं। आप ट्रेनर्स, आप फिटनेस ट्रेनर बन सकते हो, आप हेल्थ ट्रेनर बन सकते हो, आप न्यूट्रिशन की तरफ जा सकते हो। तो ये जो हमारे मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इनको किसी ने उठाया तो हुआ है ना नीचे से, कोई नीचे से इनको ऊपर लेके आ रहा है। तो नो मैटर व्हाट, कि आप पेंटर बन रहे हो, आप सिंगर बन रहे हो, आप आर्टिस्ट बन रहे हो, आप एक्टर बन रहे हो, आप शू मेंडर बन रहे हो, ठीक है, कुछ भी आप बन रहे हो, अगर आपको अपनी फील्ड में कमाल हासिल है तो फिर आप में और एक डॉक्टर में और एक इंजीनियर में कोई फर्क नहीं है। और आगे आने नहीं। वाला देख रहे हैं हम लोग, बहुत ज्यादा ऐसा दौर है जिसमें इंफॉर्मेटिव हमें चीजें मिलेंगी, और इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ज्यादा है। तो क्या हम देखते हैं कि हमारे स्कूल्स में ना ही ऐप डेवलपमेंट के हवाले से बच्चों को सिखाया जाता है, ना कोडिंग के हवाले से, ना टेक्नोलॉजी के हवाले से? तो आपको लगता है आने वाले वक्त के लिए हम तैयार हैं? और एक जैसे हमारे स्कूल्स में आईसीटी का कोर्स पढ़ाया जाता है, या आगे भी हमारे जो यूनिवर्सिटी में आके स्टूडेंट्स आईटी के कोर्सेज पढ़ते हैं, कोडिंग वो वहाँ पे पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, बट वो सिर्फ उस माइंडसेट के साथ पढ़ते हैं कि इतना सा हो जाए, पढ़ना है हमने, कि हमारा डिग्री हो जाए। बट ऑनेस्टली इतना स्कोप है इसमें, इस चीज में इतना ज्यादा वो आप ये फील्ड इस टाइम, और पाकिस्तान के यंगस्टर्स अब शुक्र है कि इसमें वो आगे जा रहे हैं, इन्वॉल्व होना शुरू हो गए, तो वो उसमें जो है अब इस फील्ड में वो फ्लरिश करना शुरू हुए हैं। बट अगेन जो आपकी बात से मैं एक बात आगे कंटिन्यू करने लगी थी कि ये स्कूल से हमारा ये जो काउंसलिंग है ना, ये स्कूल से हमने बच्चों को देनी शुरू करनी है। स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, फिर उनकी प्रोफेशनल वर्ल्ड जो है उसमें भी मेरा ख्याल है प्रोफेशनली भी काउंसलर्स होने चाहिए। अच्छा, जो कि आप जहाँ वर्क प्लेस है आपकी, वहाँ पे भी ये जो छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट्स हैं आपके, फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज, पेशेंस इश्यूज, इस तरह वाले, वो वहाँ पे भी वो साथ साथ डील होते जाएंगे, तो आई एम श्योर कि ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। एग्जैक्टली, और हम अपने जो हमारा पाथ है, हमारा करियर का पाथ है, हम उसको एनहांस कर सकते हैं, डेवलप भी कर सकते हैं। सादिया मसूद हमारे साथ मौजूद थी, करियर काउंसलर हैं। सादिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आई हैं और आप इतनी अच्छी अच्छी टिप्स हमें देकर जा रही हैं। जनाब, आपके लिए भी बहुत अच्छी ये टिप्स थी, और आप भी इन पर अमल दरामद करिए और अपना जो करियर है, अपना जो पाथ है, उसको सीधा करिए। यह वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सोने शहर लाहौर के हवाले से। तो बुज़दार सरकार लाहौर पर मेहरबान हो गई है, और ये के बाद दीगरे कई तरक्याती मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। 74 साल बाद शिमाली लाहौर के बासियों की भी सुनी गई है। LGA ने शेरावाला गेट के मकाम पर फ्लाईओवर की तामीर का आगाज कर दिया। पाकिस्तान के मारिज़े वजूद में आने के बाद शिमाली लाहौर के लिए पहला मेगा प्रोजेक्ट होगा। ये एक जानिब नया मंसूबा शुरू किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब एक मोरिया पुल तौसीई मंसूबा 3 साल से इल्तिवा का शिकार है। इसके साथ साथ गुलाब देवी अंडरपास, शाहकाम फ्लाईओवर, क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर और अंडरपास पर भी काम शुरू किया जा रहा है। ये मंसूबे कब शुरू होंगे और कब तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे, लागत कितनी आएगी, इसके अलावा और कौन से मंसूबे जो हैं वो शुरू किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं DG LGA हैं अहमद अजीज तारड़ साहब। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है ज़ैनुल आबिदीन ने भी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। जैन, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सर, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी,
पंजाब हुकूमत ने 12 अरब रुपए मालियत के जो ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं इनको शुरू किया है, 2 का आगाज कर दिया गया है। तो बताइएगा कि इन दोनों पे कितनी लागत आएगी, ये कब तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे दोनों प्रोजेक्ट्स? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये 3 मंसूबों के ऊपर काम शुरू हो चुका हुआ है। अच्छा जी, ये कोई आज से 6 महीने पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हमें खुसूसी हदायत दी थी LDA को कि शहर में ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए कोई जामे मनसूबाबंदी की जाए। उसमें LDA का एक ज़ैली इदारा है जिसको टीपा कहते हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी, उनके ज़िम्मे हमने लगाया। उन्होंने पूरे शहर में ट्रैफिक की मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो रवानी है उसके ऊपर स्टडीज़ की, और जहाँ जहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक होती है वहाँ पे उसकी पूरा एनालिसिस किया। उस एनालिसिस के बाद हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को एक प्रेजेंटेशन दी CM ऑफिस में। उसमें कैबिनेट के मेंबर्स, लाहौर के जो मेंबर्स हैं वो भी मौजूद थे। अच्छा, उसमें ये डिसाइड हुआ कि ये शुमाली लाहौर में, लाहौर के सेंटर में और लाहौर के साउथ में जो बहुत जहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल होते हैं वहाँ पे कोई मनसूबाबंदी की जाए। तो उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि ये जो शुमाली लाहौर का इलाका है, रेलवे स्टेशन से लेकर जो यादगार की तरफ जो रोड जा रही है वहाँ पे सारा दिन ट्रैफिक चौक रहती है। रात के वक्त भी आप चले जाएँ, ये एक मोरिया पुल, 2 मोरिया पुल का इलाका, वहाँ पे ट्रैफिक चौक रहती है। तो एक मनसूबा वहाँ पे उन्होंने कहा जी यहाँ पे लॉन्च करें। दूसरा, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की जो बैक साइड बनती है, जो ये अल्लामा इकबाल टाउन वाला एरिया है, जो मुस्तफ़ा टाउन वाला एरिया है, वहाँ पे क्रीम मार्केट है, उस एरिया में भी बहुत ट्रैफिक चौक रहती है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर कोई आप एनालिसिस करके मनसूबाबंदी करें। तीसरा, ये जो कसूर रोड जा रही है जिसको फिरोजपुर रोड कहते हैं, इसके ये तकरीबन सिग्नल फ्री है। अच्छा। लेकिन इसके ऊपर जो बड़े चोकिंग पॉइंट हैं जहाँ पे ट्रैफिक फंस जाती है, एक गुलाब देवी हॉस्पिटल के सामने मेट्रो के ऊपर एक इशारा लगा हुआ है, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत फंसती है। उसके बाद आप आगे जाएं तो वो एक ब्रिज है जिसको लाहौर ब्रिज कहते हैं, ओवरहेड ब्रिज है। बिल्कुल। उसके ऊपर आप शाम को तो आप जाएं तो कई दफ़ा फैमिली जो है वो लाइनों मीलों तक लगी, मीलों तक लगी हुई होती है, तो वहाँ पे भी ट्रैफिक बहुत फंसती है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी इसके ऊपर भी आपको प्लान बनाए। फिर आप साउथ लाहौर में जाएं तो वहाँ पे नहर के ऊपर आप चलते जाए तो आगे शाकाम चौक आता है, बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे ये मुल्तान रोड और नहर के संगम के ऊपर है, वहाँ पे भी हर वक्त सारा दिन ही ट्रैफिक फंसी रहती है। तो इसके ऊपर फिर पूरा हमने कंसल्टेंट हायर किए, कंसल्टेंट्स ने पूरी ट्रैफिक स्टडीज़ की। अच्छा। और उन्होंने एनालिसिस किया कि हर जगह से 1 लाख से लेकर 3-3.5 लाख तक गाड़ियाँ रोज़ाना गुजरती हैं। ठीक है। और उसमें लाखों लोग होते हैं जो सफ़र करते हैं, लाइट ट्रैफिक भी होती है, हैवी ट्रैफिक भी होती है। तो उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करने के बाद फिर हमने इसका PC1 बनाया। PC1 बनाने के बाद दोबारा हमने चीफ मिनिस्टर साहब को प्रेजेंटेशन दी और उन्होंने इसको रेफ़र किया। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि काबीना की एक सब कमेटी बनी हुई है जिसको सब कमेटी ऑन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। तो ये सारे उन्होंने कहा जी आप सारे मंसूबे उनके सामने पेश करें। अच्छा। वहाँ पे हम लेके गए, वो बड़ी तफसीली बहस के बाद वहाँ से उन्होंने इसकी फंडिंग हमें अप्रूव कर दी, मंसूबे अप्रूव हो गए। ठीक है। और इसमें से इस साल ये जो अभी रवां बजट जा रहा है, 3 मंसूबे हमने उनका टेंडर कर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब काम शुरू हो जाएगा जल्दी। काम शुरू हो चुका है। ठीक है। उसके ऊपर जो सबसे पहला फेज होता है उसको टेस्ट पायल कहते हैं, वो एक पायल लगा के हमने उसका टेस्ट लेना होता है। ठीक है। वो तीनों मंसूबे पे वो टेस्ट पायल हो गया हुआ है। ठीक है, ठीक है। ज़ैन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो तीनों मंसूबे शुरू हो चुके हैं, काम भी हो रहा है, तो इससे शहरियों को कितना फायदा होगा? मुनीबा, ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं ना, इनको हर वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसे। हर गवर्नमेंट अपने विजन के मुताबिक और लोगों की नीड के मुताबिक इन प्रोजेक्ट्स को बनाती भी है और मैं समझता हूँ कि बनाने भी चाहिए। साबिक गवर्नमेंट थी, उन्होंने मेट्रो बस बना दी, ऑरेंज ट्रेन बना दी, उनकी वो प्रायोरिटीज़ थी, वो समझते थे कि शायद इस सेक्टर में ज़्यादा काम करना चाहिए। ये गवर्नमेंट है, ये अंडरपासेस और फ्लाईओवर बना रही है, जिस तरह इन्होंने अभी फिरदौस मार्केट अंडरपास बनाया। exactly, हाँ। तो इस गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है, बनना भी चाहिए और बहुत अच्छा इकदाम भी है। आप देखें कि शहर लाहौर में लोग जो पीक आवर्स हैं, जिस दौरान स्कूल कॉलेजेस खुले होते हैं या दफातर से छुट्टी का वक्त होता है, लोग अवॉइड करते हैं कि हमने सड़कों पे नहीं जाना। हाँ, exactly। अदरवाइज वही जो एक चीज है जो हम बोलते हैं कि मिनटों का सफर घंटों पे मुहित हो जाता है। इसी वजह से बोलते हैं कि सड़कों के ऊपर रश होता है। हाँ। तो इन प्रोजेक्ट्स की जरूरत है। ठीक है। असल बात यह है कि लोगों को
किस तरह मसाइल से बचाया जाए। अगर तो ये प्रोजेक्ट सर डिले होते हैं हाँ। तो फिर अल्टीमेटली लोग मसाइल का शिकार होते होंगे, हैं। exactly। और जो आपका पहला एक्सपीरियंस हुआ फिरदौस मार्केट का, उस पर भी लोगों ने और इनफैक्ट मीडिया ने भी यही आवाज़ उठाई कि ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। हालांकि माजी में देखा जाए तो मैंने एक दफ़ा एक रिपोर्ट की थी मुनीबा के शहर लाहौर में आज तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है सर जो वक्त पे मुकम्मल हो। हाँ। तो असल तो ये है कि इसकी जो डेडलाइन बनाई गई है PC1 में वो किस तरह मीट होगी और क्या डेडलाइन रखी गई है। बिल्कुल ऐसे ये सर से हम जानना चाहेंगे कि सर ये तो नहीं अच्छा ये मसाइल का शिकार हो जाएगा। इंशाल्लाह ये टाइम के ऊपर मुकम्मल होंगे। ठीक है। इस दफ़ा हमने किया ये है कि इसके में प्रोजेक्ट डिले इस वजह से होते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई इशू आ जाता है। अच्छा। सर्विसेज होती हैं, सीवरेज होता है, बिजली की लाइनें गुजर रही होती हैं, सुई गैस की पाइप गुजर रहे होते हैं, पानी की पाइप गुजर रहे होते हैं, उस इलाके में और कई चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। तो वो पहले जो अगर प्रॉपर उसका एनालिसिस ना किया हो तो जब प्रोजेक्ट शुरू करें तो वो दरमियान में इशूज़ बढ़, जैसे फिरदौस मार्केट में हमें सीवरेज की वजह से बहुत बड़ा इशू है। अच्छा। वो फिर पूरा सीवरेज सिस्टम हमें दोबारा उसको ले करना पड़ा, उसके इर्द गिर्द ड्रेनेज का पूरा सिस्टम हमें बनाना पड़ा। तो ये जो 3 प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च कर चुके हैं अभी, इसका पूरी एक स्टडी हमने की है। हमने उस पूरे इलाके में उसको आप ऐसे कह लें जैसे एक्सरे किया है। हाँ। कि नीचे सर्विसेज कौन सी हैं, ठीक है, बिजली की तारें कितनी शिफ्ट होनी है, किस वक्त होनी है, और इन इदारों से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले हमने कोऑर्डिनेशन कर ली हुई है। अच्छा। टेस्ट फाइल सर आपका ये 21 दिन में मेरा ख्याल है मुकम्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या डेडलाइन होगी? फॉर इंस्टेंस ये शेरा वाला फ्लाईओवर है, सबसे बेसिकली तो जो ये सोर पॉइंट है ना मुनीबा, ये शेरा वाला सर्कुलर रोड है। क्योंकि सर यहाँ के बासी तो अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान के क़याम के बाद आज तक सफ़र कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए कोई प्रोजेक्ट ही नहीं दिया गया। फिर अब शेरा वाला गेट के मुकाम पर एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मुनीबा, अब वहाँ का जो ज़ेरे ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस हद तक बोसीदा और पुराना हो चुका है हाँ। कि नॉर्मल रूटीन में मानसून की बारिशें ना हो, दूसरी बारिशें ना हो, तो वहां पे गटर उबल रहे हैं। तो उसका भी तो सर कोई सोल्यूशन करना होगा। ये ज़हना आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। लकीली इस इलाके में जब ये पूरा हमने डिटेल में जब जाके देखा तो पता ये चला कि नीचे अंग्रेज़ों के ज़माने का 1936 का कोई 60 इंच डाया के इस तरह का डाट एक सीवर पड़ा हुआ है। ठीक है। जो अपनी ज़िंदगी पूरी कर चुका है। वो सीवर बिल्कुल अंदर से चौक है। इस वजह से जब बारिश आती है, इवन बारिश ना भी हो, थोड़ा सा पानी का पीछे से प्रेशर आए तो वो सड़क से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो इस मंसूबे का एक हिस्सा ये भी है कि वो पूरे सीवरेज सिस्टम रिप्लेस होगा। वो पीछे से शुरू करके लारी अड्डे से गुजर के हम आगे उसको ड्रेन में डाल देंगे। वो पूरा तकरीबन 1 अरब का वो मंसूबा है जो इसी मंसूबे का हिस्सा है। तो दूसरा ये है कि इस इलाके में जो पानी खड़ा होता था, इसके अलावा एक छोटा सा प्रोजेक्ट वासा के ज़रिए हम शुरू करवा रहे हैं। वासा भी चूँकि LDA का ज़ैली इदारा है, तो जैसे ये लारस गार्डन के पास ये बारिश का पानी को इकट्ठा करने के लिए एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया है, तो वहाँ पे भी इसी तरह का एक मंसूबा शुरू, उसका भी टेंडर हो चुका है। इसी हफ्ते उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। वहाँ पे भी बारिश का पानी वहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा और उसको पंप करके तो इर्द गिर्द के जो बागीचे हैं, जो लान्स हैं, उसमें डाला जाएगा। ठीक है। तो इस इलाके में ये जो शेरा वाला गेट का इलाका है, जैसे जैन ने कहा, ये बिल्कुल सही बात है। ये पहली दफ़े इतना बड़ा मंसूबा, पूरी मंसूबाबंदी की गई है। उसमें ना सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे बल्कि लोगों के बाकी जो मसाइल हैं जैसे सीवरेज है, पानी के मसाइल, वो भी साथ ही हल हो जाए। चले सर, ये तो जब बनेगा तब ये तो बनेगा सर। हम एस्टिमेटेड रेट जो है ना, टाइम चाह रहे हैं कि कब तक ये जो मंसूबे हैं ये मुकम्मल हो जाएंगे। इसमें जो हमें PC1 में डेडलाइन मिली हुई है ना, जो हमारे पूरा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें ये जो शेरा वाला गेट है ये 10 महीने में मुकम्मल होगा। ठीक है। जो ये गुलाब देवी और लाहौर ब्रिज वाला प्रोजेक्ट है ये 9 महीने में मुकम्मल होगा। अच्छा। और जो शाकाम ब्रिज है वो 10 महीने में। सर हम ये जानना चाह रहे हैं, वक्त की थोड़ी सी किल्लत है कि ये जो मंसूबे ये भी पूरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये इंशाल्लाह ताला टाइम से पहले होंगे। अच्छा। फुल्ली अभी फंडेड सर है। टाइम बहुत गुजर चुका है ऑलरेडी अभी भी टाइम चाहिए अच्छा, हमें मैं इसके समझा लिए वो भी। दूसरे मेगा प्रोजेक्ट्स का ये भी टाइम के ऊपर ही मुकम्मल होंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अहमद अजीज तारिर साहब हमारे साथ मौजूद है, DGLD हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, और जैनुल आबिदीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मुझे आपने इजाजत देनी है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक्स के साथ, उस पर डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह आप इनको हल कर सकते हैं। कल मुलाकात होगी, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।